तो गाइस आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई सीरीज के पहले एपिसोड पर। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्वीन माउंटेन विला से। वहां पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे पैसे बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पैसे बनाने हैं, और वो खीरा खाने में लगा हुआ है। आखिरकार मैंने कितनी जिंदगी जी हुई है, मैं अभी बहुत ज्यादा जवान हूँ, मैं इस तरीके से जेल में नहीं जा सकता, वरना फ्यूचर में जो मेरे बच्चे होंगे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे। और बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली हालत में ये बंदा दिखने में लगा हुआ होता है, और देखकर पता चलता है कि इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि ये कुछ बेचकर कुछ अच्छा सा खाना भी खा ले, इसलिए ये खीरा खाने में लगा हुआ होता है। और तभी हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिलाया जाता है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जियाउलिन है, और ये आधे मंथ पहले बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा हुआ करता था। लेकिन अचानक से आधे मंथ बाद इसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये बहुत ज्यादा गरीब बन चुका है। और सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि में इसके पास 2 ट्रिलियन का उधारी भी आ चुकी है, जिससे कि इसे जेल में जाने तक की नौबत आ चुकी है। जहां पर वो हम सभी को बताने लगता है कि हाफ मंथ पहले की बात है, जहां पर इसका जो डैड है उसने एक ऐसा क्राइम कर दिया, सीरियस क्राइम कर दिया, जिसके कारण इसके पूरे के पूरे क्लियन ग्रुप को बहुत उधारी में जाना पड़ा। और एक ही रात में मैं हेवन में रहा करता था, वो नर्क में आ गया, और मुझे इस दुनिया की रियलिटी के बारे में तब पता चला। और अगले ही पल हमें उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आते हुए दिखाया जाता है, और वो खुशी खुशी उसका कॉल उठाता है और कहने लगता है कि तुम कैसी हो बेब। तभी उधर से जवाब आने लगता है कि जियाउलिन, मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया है, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और जैसे ही हमारा एमसी यानी कि हमारा ये हीरो ये सुनता है तो भाई ब्रो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और शॉक होते हुए रोते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली और तुम मुझे छोड़कर जाने में लगी हुई हो। तभी उधर से जवाब आने लगता है, इसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है कि जियाउलिन मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा जो कर्ज है ना वो बहुत ज्यादा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे क्या तुम उन पैसों को पहले वापस कर सकती हो क्या? अगर तुम उनका 0.5% भी लौटा देती हो वो भी मेरे लिए काफी होगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत उसका फोन काट दिया। तो गाइस ये मुझे भी अपने ब्रो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ना तो अब इसके पास खाने तक के पैसे बचे हुए हैं और ना ही इसकी गर्लफ्रेंड। तभी उसके हाथ में एक पेंडेंट होता है जो कि उसने गले में पहने रखा होता है। उसको देखते हुए रोते हुए कह रहा होता है कि मॉम, मेरे पास आपके द्वारा दिया गया बस यही एक पेंडेंट बचा हुआ है, और कल मैं इसे पाउन शॉप में दिखाने के लिए ले गया था, लेकिन मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर मैं इसमें से कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं इसे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसे चेक कराया ये फेक निकला, और अब इसे बेचकर भी मैं पैसे नहीं कमा सकता। और इतनी बुरी तरीके से रो रहा होता है कि उसके आंसू उस पेंडेंट पे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी अपना ब्रो कभी हार नहीं मानेगा, और एक बार फिर से खड़ा होता है और कहने लगता है कि इससे रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, मुझे रियलिटी को फेस करना होगा और कुछ करना होगा। मैं इस तरीके से बैठकर इंतजार नहीं कर सकता कि मैं जेल में चला जाऊं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं जो मेरे डेप्थ का यानी कि उधारी का ट्रायल होने वाला है उधर जेल वगैरह में, उसे अभी कम से कम 6 महीने बचे हुए हैं। और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा बंदी है या फिर बंदा है जो कि मुझे इस वक्त बचा सकता है, और मेरे पूरे के पूरे कुलियन ग्रुप को वही सिर्फ और सिर्फ वह एक वुमेन है। अगर मैं उस वुमेन को अपनी साइड में कर लेता हूँ तो शायद मेरे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जबकि मेरा उस लौंडिया से ब्रेकअप हो चुका है तो मैं उसे लात मार के अपनी लाइफ से बाहर भगा देता हूँ। तभी हमारा एमसी बाहर जाने लगता है और एक पोस्टर देखता है जो कि गैलेक्सी ग्रुप का होता है। उसको देखकर कह रहा होता है कि ये लड़की ये लान है जो कि गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ है, और जिसे हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में क्वीन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने गैलेक्सी ग्रुप को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधी साल में। इसे देखते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और एक फाइल लेकर कह रहा होता है उसको देखते हुए कि मेरा आज यही टारगेट है। और जब ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से एक लड़की आती है और उससे जाकर टकरा जाती है, जिसको देखकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि सामने कौन जा रहा है? ये वाकई में बहुत ज्यादा दुखता है यार। और तब देखता है तो पता चलता है कि वो तो एक लड़की है, लेकिन ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे। मेरी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है, जहाँ देखो वही बैंड बजी पड़ी है मेरी तो। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पर पहुंच जाती है, और टेरेस पे पहुंचने के बाद जैसे ही अपने बैग को खोलती है तो उस बैग में बहुत मात्रा में कई सारे पार्ट्स पड़े होते हैं स्नाइपिंग गन के, जहां पर वो अपनी स्नाइपर निकालने के बाद अपना मास्क हटाती है और हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है, और वो कह रही होती है देखते हो कि अब समय हो चुका है उसके यहाँ पर आने का। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का नाम यू जियान है जो कि एक असासिन है। और तभी यू जियान अपने स्कोप को खोलकर देखने लगती है जो कि एटेक्स होता है। वहां पर सामने 2 लड़कियों को आते हुए दिखाया जाता है, और इस पहली लड़की को तो आपने पहचान ही लिया होगा था, ये तो ये लान है, सीईओ
ऑफ द गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ और दूसरी तरफ उसकी बॉडीगार्ड होती है मेई आन। और जैसे ही हमारा एमसी उन दोनों को देखने लगता है तो मिस ये कह के चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं जिया हूँ, वो भी क्विलिन ग्रुप से। लेकिन जब हमारा एमसी उस येलान से मिलने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडीगार्ड उसे रोक देती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे पास आपके लिए एक डील है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में मुझसे डिस्कस करनी है। क्या आप मुझसे 2 मिनट के लिए अपना समय निकाल सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो? लेकिन उसकी बॉडीगार्ड उसे बिल्कुल भी उसके नजदीक नहीं जाने देती और उससे कहने लगती है कि तुम रास्ते से हट जाओ, हमारा रास्ता मत रोको। लेकिन हमारा एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसकी जिंदगी का सवाल है और वो उस बॉडीगार्ड को साइड करने की कोशिश करती है। उससे कहने लगता है कि तुम मुझे रोको मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज जाकर रहूंगा, मिलकर रहूंगा उनसे। लेकिन वो बॉडीगार्ड भड़क जाती है ऐसा करने से और उसका हाथ पकड़कर दबा देती है, जिससे कि हमारे एमसी को दर्द होने लगता है और उससे कहने लगता है कि 1 मिनट रुको, तुम आखिरकार क्या कर रही हो? हम लोग आराम से मिलकर बातचीत कर सकते हैं ना। लेकिन वो जो उसकी बॉडीगार्ड होती है वो हमारे एमसी को उठाकर दूर डायरेक्शन में फेंक देती है और हमें पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में फेंकी है उस डायरेक्शन में कोई और नहीं बल्कि मैं येलान होती है और वो कह रही होती है मेरे रास्ते से हट जाओ। हमारा एमसी जब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने आखिरकार मुझे किस डायरेक्शन में फेंका है, तुम्हारी डायरेक्शन वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ जो असासिन होती है वो अपने एम को उस लड़की पर यानी कि एलान पर बनाई हुई होती है और कह रही होती है कि अब समय आ चुका है उसे शूट करने का और उसका एम डायरेक्टली उसके माथे पर होता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो शूट कर देती है तो हमें पता चलता है कि जो उसके बॉडीगार्ड ने, एलान की बॉडीगार्ड ने हमारे एमसी को जो थ्रो किया था वो उसकी गन के बुलेट के बीच में आ जाता है, जिससे कि वो बुलेट येलान को ना लगते हुए हमारे एमसी को जाकर लग जाती है। और जब येलान उसको देखती है तो वो काफी इधर सरप्राइज से भर जाती है और दोनों के दोनों ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो बॉडीगार्ड और वो असासिन, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मन में सोचते हुए कह रही होती कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं कहाँ पर हूँ, ये कहाँ पर हूँ, ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार ये जो बुलेट है वो किस डायरेक्शन से आई थी। लेकिन जो असासिन होती है वो भी यही कह रही होती है कि लगता है कि मैंने इस बार गलत बंदे को फिर से मार दिया। और हमारा एमसी बुलेट लगने के बाद जमीन पर गिर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि मुझे वाकई में शूट कर दिया गया है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरी अंतरात्मा जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है और मेरी स्ट्रेंथ मेरी बॉडी से निकल रही है और मेरी आंखें भी भारी हो रही है, जिससे कि मेरी आंखें बंद हो रही है। क्या मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? तभी येलान उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें उठना होगा, तुम इस तरीके से नहीं मर सकते, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम इस तरीके से नहीं मर सकते। तभी जो सिस्टम जैसे दिख ही रहा होता है तभी हमारा एमसी का हाथ कहीं और जा रहा होता है और वो उसको देखकर कहने लगता है क्या ये वाकई में मेरी मौत इस तरीके से फील होती है? मेरी मौत तो वाकई में बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई है, मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ कि मैं मर रहा हूँ। तभी अगले ही पल हमें उस पेंडेंट को दिखाया जाता है जो कि उसकी मॉम के द्वारा उसे दिया गया है, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है अभी भी कि मेरी जो किस्मत थी वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत में पूरे 2 ट्रिलियन का उधारी चुकी हुई है, अभी मैंने वो तो दी ही नहीं है पापा, अब मैंने अपनी लाइफ भी खो दी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है डिवाइन गॉडेस पैलेस और ये चीज हमारे एमसी को दिखाई दे रही है बाहर से और उसको देखकर कहने लगता है क्या ये वाकई में कोई हेवन वगैरह है क्या? इसको देखकर बिल्कुल भी लगता नहीं है कि मैं किसी नरक में आया हूँ। और कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं सिस्टम के जहाँ पर सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अब तुम किसी आई मीन जो सिस्टम है वो होस्ट के साथ बाइंड हो रहा है। जिसको देखकर वो हमारा जो एमसी है उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी लाइफ के साथ ये सब चल क्या रहा है। और तभी उसकी बाइंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तभी हमारा एमसी एक बहुत बड़ी स्क्रीन को देखता है तो उसको देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी उस स्क्रीन में लिखा होता है कि जो गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और होस्ट को इसे सक्सेसफुली इसे बाइंड कर दिया गया है और होस्ट को रिवाइव भी कर दिया गया है और उसे 1 घंटे की लाइफ स्पैन मिल चुकी है। और अगर तुम अपनी लाइफ स्पैन को और तक बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द एक गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और तुम्हारी गॉडेस के साथ जितना ज्यादा इंटीमेसी पॉइंट तुम्हारे बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और उन पॉइंट्स के बदले में तुम अपनी लाइफ स्पैन ही नहीं बल्कि में कई सारे आइटम्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो और अपनी स्किल्स भी बढ़ा सकते हो। इसको देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है मन में सोचते हुए लगता है कि मैंने कोई चीट कोड एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पर, लेकिन किससे फर्क पड़ता है इसके बारे में क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है मेरी जिंदगी के, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचा है। यहाँ पर हमारे एमसी को होश आता है तो वो कह रहा होता है सोचते हुए कि आखिरकार ये जो बुलेट है वो क्लियरली मेरे हार्ट पर जाकर लग गई, तो आखिरकार मैं फिर से ठीक कैसे हो गया? ये तो कोई मिरेकल हो सकता है, ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन है क्या? तभी जो लड़की है यानी कि येलान वो उसके पास आती है, उससे कहने लगती है कि तुम फाइनली उठ गए। और हमारा एमसी अपने सर पटक को पकड़ कर कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और अभी सिचुएशन देखकर लगता नहीं है कि जो गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था वो कोई मेरा इल्यूजन था, वो बल्कि में एक सच्ची कहानी थी, रियल था वो। जिस तरीके से हमारे एमसी ने इस येलान को बचाया था उससे कि ये येलान पूरी तरीके से पट चुकी है और भाई कतई हमारे एमसी की फैन बन गई है और उससे कहने लगती है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल भी मरे नहीं हो, तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था, मुझे याद आया तुम हमेशा मेरी जिंदगी बचाने वाले बने रहोगे, मेरे लाइफ सेवर बने रहोगे। और वो हमारे एमसी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है
दूसरी तरफ हमारा एमसी काफी ज्यादा चिंता में पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी मारा जा चुका हूँ और सिस्टम ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की लाइफ स्पैन दी है और इस समय में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेसफुली इस गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, वरना मेरी लाइफ स्पैन एक्सटेंड नहीं हो पाएगी और जो मुझे लाइफ मिली है ना 1 घंटे की वो नहीं बच पाएगी। मुझे चाहे कुछ कर चाहे कुछ भी कर कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए। और तभी हमारा एमसी यानी कि जियाउल इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और उससे कहने लगता है कि सीईओ ये मैं आपको अपने क्विलिन ग्रुप में प्रेसिडेंट के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इस समय पर सिर्फ आप ही हैं जो मेरी ज़िंदगी बचा सकते हो। लेकिन ये लड़की यानी कि येलान इसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और घबराते हुए उससे कहने लगती है कि भले ही जो क्विलिन ग्रुप है वो इस वक्त बैन करप्सी का सिचुएशन को फेस करने में लगा हुआ है, लेकिन ये अभी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मुझे पता है कि इसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेरी जो हेल्थ है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही है। आजकल मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और मैं इस वक्त इस जॉब से रिजाइन करने के बारे में सोच रही थी ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। लेकिन अब जबकि तुमने इसके बारे में सोच लिया है तो मैं इसके बारे में जाकर जरूर सोचूंगी। लेकिन हमारे एमसी के पास ज्यादा समय ना बचने के कारण वो रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि बिग सिस्टर क्या प्लीज तुम जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोच सकती हो, क्योंकि अगर तुमने 1 घंटे से ज्यादा इसके बारे में सोचा तो मुझे ही लगता है कि मेरे पास ये ऑफर देने के लिए समय बचेगा और मैं तुम्हें दोबारा इसके बारे में ऑफर भी नहीं दे पाऊंगा। और जब हमारे एमसी जियाउलिन और इस इलियन के पीछे बात चली रही होती है तभी पीछे से कोई बंदा आता है और उससे क्या लगता है कि जियाउलिन इस तरीके से तुम स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम बस इंतजार करो जब तुम्हें पुलिस जेल पकड़कर ले जाएगी और तब अगर तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया ना तो जरूर ले जाएगी। और मेरे जो गैलेक्सी ग्रुप है वो कभी भी तुम्हें पूरी लाइफ में सपोर्ट नहीं करने वाला। और अभी तभी हमें यहाँ पर एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है। ये बंदा और कहीं नहीं बल्कि ली हाउस जून है जो कि गैलेक्सी ग्रुप का यंग मास्टर है, जहां पर वो हमारे एमसी को चैलेंज करते हुए कह रहा होता है कि जो येलान है वो मेरी है, मेरी इसे मेरे से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इस येलान से दूर रहो। तो तुम्हें अपनी करंट पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए और अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या ये तुम्हारी है वाकई में? मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, दिखाता हूँ कि तुम्हारी कैसे हो सकती है। ये सुनने के बाद येलान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये तो खुला प्रपोजल जैसा हो गई ना बात। और तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ना ही तुम्हारे पास कोई चांस है इस येलान को जीतने का। येलान को दोनों ने तो किसी ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया है। तभी ली हुआजन अपने घुटनों के बाद टिकता है और डायरेक्टली येलान को प्रपोज कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फ्यूचर में तुम मेरे चेयरमैन की वाइफ कहलाओगी गैलेक्सी ग्रुप की और तुम्हें कभी भी रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद येलान उससे कहने लगती है कि आपको जल्द से जल्द उठ जाना चाहिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कभी भी एग्री नहीं करने वाली क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये बात सुनने के बाद, रिजेक्शन सुनने के बाद यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि येलान क्या तुम वाकई में हमारी कंपनी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? ये बात सुनने के बाद येलान भी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। तभी अगले ही पल उसका जो हेडेक है वो वापस आ जाता है। इसकी जो हेल्थ होती है उसके कारण इसे कभी कभी दिन में चक्कर आने लगते हैं, सर बहुत ज्यादा दुखने लगता है और वो वहीं चक्कर आकर गिरने लगती है। तभी उसकी बॉडीगार्ड पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है मिस ये आपका जो हेडेक है वो वापस से आ गया है, सर दर्द आपका वापस से आ गया है। लेकिन येलान गिरते गिरते संभल जाती है और उससे कहने लगती है कि ये चीज है वो फ्रिक्वेंटली मेरे साथ आजकल बहुत होने में लगी हुई है। आजकल की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी से भर गई है, इसलिए शायद मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बार बार आ रही है। लेकिन ये बात सुनने के बाद उस यंग मास्टर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो अपने फ्लावर के गुलदस्ते को वहीं गिराकर उससे कहने लगता है कि येलान तुम्हें इस तरीके से प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और उसे धमकाते हुए उसे ऑफर देने लगता है क्या तुम चेयरमैन की वाइफ कहलाना चाहोगी या फिर तुम मुझे चुनना चाहोगी, आई मीन मुझे अपोज करना चाहोगी या फिर मुझसे गुस्सा दिलाना चाहोगी और जब मुझसे फाइट करना चाहोगी। ये बात सुनने के बाद येलान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है इसका इस तरीके का बिहेवियर देखते हुए और उससे कहने लगते हैं कि भले ही मैं तुम्हें अपोज करूं या फिर नहीं करूं, अभी मेरा जो हेडेक है वो खत्म होने के बाद में डिसाइड करूंगी इसके बारे में। और बात करें तुम्हारे वाइफ बनने के कारण, आई मीन तुम्हारी वाइफ बनने के लिए, तो भाई इसके बारे में तुम भूल जाओ, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बनने वाली। ये बात सुनने के बाद उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि येलान मैं तुम्हें फेस देने की सोचने में लगा हुआ था, मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर सारा का सारा कांड ही कर दिया। और ये यंग मास्टर तो येलान को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हमारी जो बॉडीगार्ड होती है वो वहां पर आती है और उससे कहने लगती है कि ली हाओ तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम इस तरीके से हमारी बॉस से जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन वो यंग मास्टर मानता नहीं है और उससे कहने लगता है कि मेई आन आखिरकार तुम क्या सोचती हो अपने आप को, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे मैटर में इस तरीके से इंटरफेयर करने के बारे में। और तुम इस बारे में बिल्कुल भी भूलना मत कि तुम इस समय पर मेरी गैलेक्सी ग्रुप की सैलरी पर अपनी जिंदगी काटने में लगी हुई हो, न कि येलान की ग्रुप से।
अगर तुमने वापस से कभी से इंटरफेयर करने की कोशिश की मेरे काम के बीच में तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे तुम्हारी सिस्टर के इलाज के लिए, जो कि इस वक्त इस कंडीशन में बैठी हुई है जिससे कि वो कभी भी मर जाए। और जैसे हमारा एमसी इस लड़की का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, हो जाता है और कहने लगता है ओ तो ये इसका नाम मेई आन है जो कि मेरी कॉन्ट्रैक्टेड टारगेट है अगली। और तभी वो यंग मास्टर हमारी इस एमसी हीरोइन को थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ बेच। लेकिन जब वो थप्पड़ मार रहा होता है तो हमारा एमसी उसके हाथों को रोक लेता है और उसे रोकते उससे वहीं कहने लगता है कि तुम वहीं के वहीं रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी ली हाउस को देखता है तो उससे कहने लगता है कि ली जियाउलिन आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे फैमिली में इस तरीके से दखल अड़ाने की। लेकिन ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। यह देखने के बाद वे दोनों के दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, खासकर ये एलान, और उससे कहने लगती है कि इसमें तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसने तो वाकई में इस ली हाउ को बुरी तरीके से थप्पड़ मार दिया है। और तभी वो बॉडीगार्ड भी सरप्राइज होते हुए कह रही होती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होने वाली है हमारे लिए। दूसरी तरफ जो ली जिया होता है ली हाउ होता है वो हमारे एमसी को गालियां देता है और उससे कहने लगता है कि जिया तेरी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की, मेरे जो फादर है वो कभी भी तुझे छोड़ने नहीं वाले। और तभी वो एक बार थप्पड़ मारने के बाद रुकता नहीं है बल्कि मैं लगातार दे धनाधन थप्पड़ मारे जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे फादर मेरे साथ कर ही क्या सकते हैं ली जियांगी। आखिरकार वो जो बुढ़ा आदमी है वो यहाँ पर आ गया ना तो मैं उसको भी इसी तरीके से बुरी तरीके से पीटूंगा। दूसरे पर मैं सोचते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा समय तो वैसे भी नहीं बचा हुआ, अगर मैं ये लान को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ तो 1 घंटे में मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तो आखिरकार मेरे पास खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और वो उसको इतनी गंदी तरीके से पीटने लगता है कि उसका मुंह सूज जाता है और वो कहने लगता है वो यंग मास्टर की प्लीज भाई रुक जाओ यार, मैं गलत था, मैं मानता हूँ अपनी गलती को। और इसी तरीके से हमारा एमसी उसे बख्श देता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ। और तभी यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम बस मेरे बदले का इंतजार करना। जब ये लान इसको इतने ज्यादा डोमिनेटिंग देखती है तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे के पास तो वाकई में बहुत ज्यादा पावर है। और वो तुरंत इंप्रेस होने के बाद डायरेक्टली उसके ऑटोग्राफ साइन कर देती है उसके डॉक्यूमेंट पर और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जियाउलिन मैंने अपना दिमाग अपना माइंड बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जब हमारा एमसी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो मेरी गॉडेस हो, मेरी होप हो। लेकिन वो जो येलान होती है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कह रही होती है कि आखिरकार मैं इसकी गॉडेस कैसे बन गई। तभी वहां पर सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और सिस्टम इससे मैसेज देते हुए कहने लगता है कि तुमने सक्सेसफुली येलान को कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तुम्हें इसके बदले में 7 दिन की लाइफ स्पैन दी जाती है और तुम्हारा जो रिवॉर्ड है ऑलरेडी इशूड हो चुका है, तुम इसे चेक और कलेक्ट कर सकते हो। तभी उसके पास एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को देखने के बाद कहने लगता है अच्छा तो ये एक रिवॉर्ड, आखिरकार मैं इस चीज को यूज कैसे करूं, इसे 2 तालिस्मान मिलते हैं। तभी उसको उसकी डिटेल्स के बारे में सिस्टम बताता है और कहने लगता है कि ये मेंटल कालमेंस यानी कि तुम्हारी दिमागी हालत को बहुत ही ज्यादा शांत कर देगा, तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा, मेंटल की जितनी भी दिमागी बीमारी से होती है उनको ठीक कर देगा। और जब इतना सोचने में लगा हुआ ही होता है तभी ये लान को फिर से चक्कर आने लगता है और वो वहां पर इस भाई जिस पोजीशन में जो गिर रही है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है जानबूझ के एक्टिंग कर रही हो लेकिन वो सच में गिर रही होती है और वो फिर से कहने लगती है गिरते गिरते शिट वापस से मुझे चक्कर आने लगे हुए हैं। और हमारा एमसी उसको नोटिस कर लेता है और वह बचाने के लिए डायरेक्टली उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस तरीके से गिर क्यों रही हो सरप्राइज होते हुए। तभी वो ये लानों से बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्टर उसे साइन करने से बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, लेकिन मेरा जो हेडेक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने में लगा हुआ है जिससे कि मुझे चक्कर आने लगते हैं समय समय पर और मेरी जो मेमोरी है वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने में लगी हुई है। कभी कभी तो मुझे कुछ चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। मुझे इस बात का जो डर है कि अगर मुझे जो नई जॉब मिली है मैं उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लगता है कि मैंने कुछ जल्दबाजी दिखा दी है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लगता है कि तुम्हारी जो कंपनी है मैं उसे कमबैक नहीं दिलवा पाऊंगी। लेकिन हमारा एमसी इसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि जो सिस्टम ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया है वो मेरी और मेरी कॉन्ट्रैक्टर की यानी कि दोनों के दोनों पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और लगता है कि जो रिवॉर्ड मुझे मिला है डिवाइन कैलकुलेशन का वो इसके हेडेक को टारगेट कर रहा है, इसकी बीमारी को टारगेट कर रहा है। और तभी वो उस येलान से कहने लगता है कि मैंने बचपन में काफी ज्यादा चाइनीज मसाज टेक्निक के बारे में सीखा है तो मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ तो शायद वो वर्क कर जाए। और तभी वो उसे सीट पर बैठा देता है और उससे कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे सर पर मसाज कर देता हूँ। तभी येलान उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए परेशानी देना चाहूंगी। तभी उसकी बॉडीगार्ड उससे कहने लगती है कि बिल्कुल यूजलेस है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला क्योंकि हमारी जो सीईओ ये है वो ऑलरेडी कई सारे हॉस्पिटल्स और कई सारे ऐसे फेमस डॉक्टर के पास जा चुकी है काउंसलेटेड के लिए, लेकिन उनकी एक भी मेडिसिन और एक भी इलाज उनका काम नहीं कर गया। और तुम्हारे मसाज अगर वाकई में इसे हील कर दिया तो ये वाकई में किसी मेडिकल की तरह होगा।
तभी हमारा एमसी उस तलिस्मान का इस्तेमाल करता है और उसके सर पर चिपकाते हुए उससे कहने लगता है कि मेरी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा यूनिक है। और जैसे ही वो तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर उसकी जो जो हमारी हीरोइन होती है येलान, वो कुछ अजीब तरीके की फील कर रही होती है। उसके दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने में लगा होता है। इसको देखने के बाद जो बॉडीगार्ड है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगती है और कहने लगती है क्या ये वाकई में इतना ज्यादा अच्छा महसूस होती है कि तुम्हारी मसाज। ओ माय गॉड, इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने लायक होते हैं, कुछ हेंताई टाइप के बन गए ना। खैर वो सब छोड़ो, तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो येलान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी ज्यादा उसका जो सर दर्द हो रहा होता है, सारी सारी बीमारी उसकी ठीक हो जाती है और कह रही होती है कि अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दुख रहा है सडनली। मेरा सारा का सारा पेन यानी कि सारा का सारा दर्द अचानक से गायब हो गया है। इस बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसकी बॉडीगार्ड जब इसे देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है ये चीज तो वाकई में काम कर गई, किसी मेडिसिन से बेटर। और तभी येलान उसको घूरने लगती है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और उससे कहने लगती है कि जियाउल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका जो इंटीमेसी पॉइंट होता है वो 3 बढ़ जाता है और उससे कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे इस वक्त नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं है बल्कि मेरी जो बीमारी थी कोरोनिक मिग्रेन की वो बहुत ज्यादा ठीक कर दी। मुझे इस बीमारी ने बहुत ज्यादा परेशान कर कर रखा हुआ था काफी समय से, मुझे भरोसा नहीं होता कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। तभी हमारे एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है ओह तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब है कि जो इंटीमेशन जितना ज्यादा मैं इसे इंटीमेट इंटरेक्शन बनाऊंगा उतने ही ज्यादा मुझे कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट मिलते रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम को पता होगा कि किस तरीके से खेला जाता है। तभी अचानक से येलान को कुछ याद आता है और वो सरप्राइज होते हुए कहने लगती है वेट एक मिनट, मुझे अभी भी कुछ याद आया है, मुझे याद आ गया सब कुछ। और तभी एक पेन ड्राइव दिखाती है और उससे कहने लगती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर अंदर तुम्हारे फादर से रिलेटेड कुछ सबूत मौजूद है। यह देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहने लगता है मेरे फादर से रिलेटेड, लेकिन क्या? तभी येलान उसे बताने लगती है और कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो चेयरमैन और जो प्रेसिडेंट के ईमेल एड्रेस थे वो एक नंबर से यानी कि एक लास्ट के एक डिजिट से डिफरेंट है और एक्सीडेंटली ये वीडियो मेरे पास भेज दी गई थी और मैं उस समय पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी और उसके कारण मैंने इस वीडियो को ध्यान से देखा नहीं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। लेकिन इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ कि इस पेन ड्राइव के अंदर तुम्हारे फादर की डेथ के उनके मरने का कारण और सबूत मौजूद है। इस बात को लेकर तो पक्का हूँ, लेकिन आगे चलकर मेरी बीमारी के कारण, मेरे सर की बीमारी के कारण, जिससे कि मुझे समय समय पर मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ, उस कारण मैं इस सबूत के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गई थी और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। लेकिन अब जबकि मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है और उससे कहने लगती है कि अब हमें पुलिस स्टेशन पर जाना चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट कर देना चाहिए। हमारा एमसी ये बात जानता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि जिसने भी मेरे फादर को मारने की हिम्मत दिखाई है उसका बदला तो मैं पक्का चुकाऊंगा। और वह लोग वहां से चल पड़ते हैं और जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी अचानक से वो किसी को सामने देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और हमें पता चलता है अगले ही पल ये कि और कोई नहीं बल्कि वो वही अंसासिन होती है जो कि यहाँ पर येलान को मारने के लिए आई थी और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं भाग सकते हो, तुम्हें अपनी मौत को एक्सेप्ट करना होगा। तभी उसकी बॉडीगार्ड उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से बकवास करना बंद कर दो, लेकिन हमारे एमसी ने तो यहाँ पर कुछ भी कहा ही नहीं है। तभी बॉडीगार्ड फिर से कहती है, उससे कहने लगती है कि उस समय पर जब ली हाउसवान ने हमारी सीईओ पर अटैक किया था उस वक्त मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट दिखा रही थी और उस समय पर तुमने एक मर्द होने का कर्तव्य निभाया और हमारी सीईओ को बचा लिया, लेकिन अब इस तरीके से मैं बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करने वाली डरपोक की तरह, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगी। दूसरी तरफ हमारा एमसी और येलान वहां से भाग रहे रहते हैं और हमारी येलान उससे कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो बॉडीगार्ड अपना वेपन निकालकर उससे फाइट करने के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों के दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं तभी पीछे से कुछ लौंडे लोग वहां पर आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिलाया जाता है। ये एडवांस असासिन है ब्लैक स्टार और वो आकर यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। तभी अचानक से अगले पल दिखाया जाता है कि कोई अटैक उस पर जाकर लगता है जिससे कि उसके सर पर और मुंह पर चोट लग जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं हमारी बॉडीगार्ड होती है जो कि फुल स्पीड में अपने वेपन से उन सभी को ठोकना चालू कर देती है और उससे कह रही होती है कि सीईओ मैं यहाँ पर आपके लिए रास्ता खोल देती हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए जल्द से जल्द। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उस ब्लैक स्टार पर कूद पड़ती है और कह रही होती कि मेरे होते हुए यहाँ पर यानी कि मैं यान के यहाँ पर होते हुए किसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे बॉस पर अटैक कर दिखाए और उसे मार कर दिखाए। और जब ब्लैक स्टार पर ये अटैक कर रही होती है तभी उस ब्लैक स्टार इसको देखने के बाद काफी तक घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैंने इस सिचुएशन को मिसकैलकुलेट कर दिया है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि येलान के साइड में इतनी ज्यादा स्किल्ड पर्सन होगी। लेकिन जब वो उस पर अटैक कर रही होती है लेकिन उसका अटैक तो ब्लैक स्टार पर बिल्कुल भी लगता नहीं है और उसका अटैक डायरेक्टली जमीन पर जाकर हिट हो जाता है, जिसको देखकर ब्लैक स्टार पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और तभी ये बॉडीगार्ड भी कहने लगती है अरे मैंने तो इस पर अटैक किया था, लगा क्यों नहीं। तभी हमारा एमसी उसको देखता है और अपना हाथ अपने सर पर पटक कर कहने लगता है शिट, इसने फिर से इस
भाई यार, इस लड़की ने फिर से मैसअप कर दी सारी की सारी सिचुएशन को। इसका एम कभी निशाने पर लगता ही नहीं है, इसके पास तो डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ब्लैक स्टार इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी इस बॉडीगार्ड हीरोइन पर जोरदार पंच मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जब इतनी ज्यादा लिमिटेड स्किल्स है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगी? तुम बस अपने आप को शर्मिंदा कर रही हो और कुछ भी नहीं। और उसको मारने के बाद वो ब्लैक स्टार एक गन निकालता है और उससे कहने लगता है कि सीईओए जल्द से जल्द उस फ्लैश ड्राइव को मुझे दे दीजिए, वरना आपको और आपके साथियों को यहीं पर मार दिया जाएगा। तभी येलान चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि ली हाउ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझे मारने के लिए, मैंने सही कहा ना? आखिरकार तुम्हें उस बंदे ने कितना ज्यादा पे किया है, मैं उसके बदले में तुम्हें डबल दे सकती हूँ। लेकिन वो ब्लैक स्टार उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और उससे कहने लगता है कि मुझे पैसे वैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर वो फ्लैश ड्राइव लेने के लिए आया हुआ हूँ और शायद मैं तुम्हारी जिंदगी भी ले सकता हूँ, लेकिन हमारा एमसी चाहे कुछ भी हो जाए अपनी गॉडेस को मरते हुए नहीं देख सकता। तो वो अपना कार्ड निकालता है और कहने लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे अब रिस्क लेना होगा और ट्राई करना होगा इस कार्ड को। और तभी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना ये लान से, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो कार्ड मिला था उस कार्ड को वो एक्टिवेट करने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये लान का रिवॉर्ड है, एक्टिवेट गॉड स्पीड। तभी जो ब्लैक स्टार है वो अपनी गन को शूट कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उस येलान को बचाने के लिए अपनी गॉड स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसको अपनी बाहों में भरकर वहां से निकल पड़ता है, जिसको देखने के बाद येलान भी सरप्राइज हो जाती है और सारे के सारे बुलेट्स सूख जाते हैं, पर एक भी निशाना, एक भी गोली उधर पर नहीं लगती है। और हमारा एमसी उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर वो कवर ले सके और उसे दूसरी तरफ ढकेल कर उस बंदे की तरफ यानी कि ब्लैक स्टार की तरफ बढ़ने लगता है। और जब दोनों के दोनों असासिन उसको देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जो फीमेल असासिन होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से कैसे हमारी बुलेट्स को, बंदूक की गोलियों को डॉच कर सकते हो, वो भी अपनी बॉडी से। ये बात सुनने के बाद ब्लैक स्टार भी कहने लगता है आखिरकार तुम कैसे डॉच कर सकते हो, ये किस तरीके की टेक्निक है, तुम तो बस चीट का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन वो ब्लैक स्टार बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो वापस से अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मेरी जो परफेक्ट मार्कमैनशिप है तुम उससे बचने में कामयाब रहोगे और मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता, ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन इतना ज्यादा शूट करने के कारण उसकी सारी की सारी बुलेट्स वहां पर खत्म हो जाती हैं और हमारा एमसी गॉड स्पीड के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो ब्लैक स्टार कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो भाई, तुम मेरे एक भी बुलेट तुम्हें लगी क्यों नहीं है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं और कोई नहीं, बल्कि मैं जियाउल, मेरा नाम हमेशा याद रखना। और तभी पूरी ताकत से उसको जोरदार एक पंच मारता है। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो ब्लैक स्टार है उसको जैसे मुंह पर पंच लगता है तो उसको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और वो वापस से हमारे एमसी को जोरदार मार देता है पंच वापस से और कहने लगता है कि अब मुझे सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है, तुम तेज दौड़ तो सकते हो लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर मौजूद नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई रियल स्किल्स है, तो आखिरकार मुझे तुमसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक ही पंच में हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है। तभी येलान उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और घबराते हुए जियाउल की तरफ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम ठीक हो? तभी जियाउल कपकपाते हुए खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ठीक हूँ? जरा मेरी कंडीशन से देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है, तुम्हें ऐसा सच में लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा खतरनाक पंच लेने के बाद मेरी कंडीशन ठीक होगी? और तभी भी सोचते हुए कह रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फास्ट हूँ, अगर मैं वाकई में किसी मार्शल आर्ट्स को जानता तो अब तुम मुझसे जिंदा नहीं बच पाते। तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि कोई उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि उसके कंधे पर और कोई नहीं बल्कि वो मिस बॉडीगार्ड होती हैं जो कि वहां पर बैठ गई होती हैं। और भाई साहब इस सिचुएशन को देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? भाई ठरकी होगी, लाइन लग गई होगी इसको देखने के बाद, तो जिसको देखने के बाद येलान चिल्लाती है उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार ये सब क्या करने की कोशिश करने में लगी हुई हो। तभी वो उससे कहने लगती है हे जियाउल, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकती हो और मैं फाइट कर सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाल कर उस बंदे के नजदीक ले जाओ जितना ज्यादा हो सके उतना तेज। तभी ब्लैक स्टार शूट करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने टारगेट को द्वारा मिस नहीं करने वाला। और वो वापस से शूट करने लगता है, लेकिन जब उसकी शूटिंग ऑन हो जाती है तो हमारे एमसी की ज्यादा स्पीड होने के कारण वो सारे के सारे बुलेट्स को डॉच करने में कामयाब रहता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो बुलेट है वो 12 क्लॉक से आने लगी है। अभी जो पॉल्यूशन है तुम बिल्कुल भी इस टारगेट को मिस मत करना, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हिट करना होगा। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन सब कुछ बराबर होता है तो उसका टारगेट बिल्कुल सही जगह पर हिट होता है और वो ब्लैक स्टार जो शूट कर रहा होता है उसके हाथ पर जाकर लगता है उसका वेपन। और सिर्फ एक अटैक ही नहीं बल्कि मैं इस मिस बॉडीगार्ड के सारे अटैक उस ब्लैक स्टार को हिट होने लगते हैं, जिससे कि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन जब फीमेल असासिन इसको देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से भी काम कर सकते हो क्या? ये तो मेरे लिए वाकई में एक नया एक्सपीरियंस है।
और इतनी ज्यादा गंदी तरीके से दोनों के दोनों उस ब्लैक स्टार को पीट देते हैं और उसकी एस्टेसी हो जाती है। और लास्ट अटैक पे कहने लगता है हमारा एमसी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम साले का सर फोड़ दो, बचना नहीं चाहिए, कहीं भौकाल मचा देंगे इधर। लेकिन तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि कोई उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और हमें पता चलता है कि उसके अटैक को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि वही फीमेल असासिन होती है जो कि ब्लैक स्टार को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड नहीं डैगर से उसके अटैक को रोकने के लिए आ जाती है। और सिर्फ रोकती ही नहीं है बल्कि वो असासिन काफी पावरफुल होती है और वो हमारी बॉडी गार्ड पर डायरेक्टली अपने उस छुरे से उस डैगर से चोट पहुंचा देती है उसके हाथों पर, जिसके कारण हमारे उस बॉडी गार्ड का वेपन जमीन पर गिर जाता है। जिसको देखने के बाद बॉडी गार्ड काफी इंप्रेस हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी एबिलिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो मैं इस लौंडिया को बिल्कुल भी हरा नहीं सकती हूँ। जब हमारा एमसी से देखता है तो वो काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में इंजर्ड हो। और तभी वो असासिन इस मौके का फायदा उठाती है और वो येलान की तरफ बढ़ जाती है और उसको पकड़ लेती है पीछे से और अपनी डैगर को उसके गर्दन पर रखकर उससे कहने लगती है कि जल्द से जल्द वो फ्लैश ड्राइव मुझे दो और मैं इस लौंडिया को यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं इसे इमीडिएटली यहीं पर मार दूंगी। जब येलान इसको देखने लगती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगती है कि जियाउलिन, चाहे कुछ भी हो जाए यही तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा मौका है टेबल्स को पूरी तरीके से बदलने का। तुम्हारे पास वो फ्लैश ड्राइव है, तुम जल्दी से जाओ पुलिस स्टेशन पर और उसे रिपोर्ट कर दो, मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं है। लेकिन वो असासिन वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस होती है और उसकी गर्दन पर अपने उस डैगर से चोट पहुंचा देती है, जिसके कारण येलान के गर्दन से खून निकलने लगता है और हमारा एमसी उस फ्लैश ड्राइव को उस असासिन को दे देता है और उससे कहने लगता है कि बहुत हो गया, ये लो फ्लैश ड्राइव और जल्दी से उस होस्टेज को जाने दो। हमारे एमसी ने अपने बदले से पहले किसी की जिंदगी चुनी है, खासकर अपनी गॉडेस की। और तभी वे असासिन अपने साथियों को येलान को पकड़ा देती है और उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और उस बंदी को अपने पास ही रखना। सबसे पहले तो मैं जाकर इस पेन ड्राइव की ऑथेंटिसिटी को चेक कर आती हूँ कि आखिरकार ये सच में वही फ्लैश ड्राइव है जो कि हम लेने आए हैं। और अगर हमने इस चीज की ऑथेंटिसिटी एक बार कंफर्म कर ली कि ये सच्ची अच्छी पेन ड्राइव है, वही पेन ड्राइव है, तो हम इस लौंडिया को यहाँ पर रिलीज कर देंगे। ये बात देखने के बाद येलान काफी ज्यादा रोने लगती है, चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये जो इसमें जो पेन ड्राइव है उसकी कीमत कम से कम 180 बिलियन डॉलर है और तुमने इस पेन ड्राइव को देने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, वो भी मेरे लिए। आखिरकार क्यों? और हमारा एमसी इस मौके को कैसे जाने दे सकता है अपनी गॉडेस को पटाने के लिए? और उससे कहने लगता है कि पैसों को तो हम द्वारा कमा सकते हैं लेकिन जिंदगी को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एब्सोल्युटली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी वर्किंग क्यून है आखिरकार मैं उसको कैसे जाने दे सकता हूँ। 180 बिलियन, छे इतना तो वो वैसे ही कमा देगी। और तभी वे असासिन हमारे उस हीरोइन को हमारे एमसी को वापस करती है, उससे कहने लगती है कि बहुत हो गया, मैंने ऑलरेडी इसे रिलीज कर दिया है और मैंने ये भी ऑथेंटिसिटी चेक कर लिया कि पेन ड्राइव वही है। तभी बॉडीगार्ड हमारी येलान से पूछने लगती है कि मिस ये आप क्या ठीक हो? तभी येलान उससे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें सबसे पहले तो इस जगह से छोड़कर चला जाना चाहिए क्योंकि ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो। और जब येलान हमारे एमसी को जाने के जियाउलिन को इतने ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से बात करते हुए देखती है तो इसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और इसके दिल में उदू उदू होने लगती है, इलू इलू होने लगती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि लगता है कि इस बार मैंने गलत बंदे को बिल्कुल भी नहीं चुना है। भाई पट गई, ये तो पट गई। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो असासिन होती है वो उस फ्लैश ड्राइव को ब्लैक स्टार को पकड़ाने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने जो लास्ट मिशन था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, आज मेरा लास्ट वर्क था और आज से और अभी से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करती हूँ और मैं आज से कभी भी असासिन का काम नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद ब्लैक स्टार उससे कहने लगता है कि ठीक है समझ गया मैं, तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुमने आखिरकार उन दो लोगों को यहाँ पर छोड़ क्यों दिया था? हम लोगों ने मार भी तो सकते थे। तब वे फीमेल असासिन उससे कहने लगती है कि मैं जो भी कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ और अपना वादा मैं कभी नहीं तोड़ती। और जब वह वहां से जा ही रही होती है तभी हमें ब्लैक स्टार को दिखाया जाता है जो कि अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करता है और सिर्फ पॉइंट नहीं करता बल्कि मैं शूट भी कर देता है, जिसके कारण उसकी बुलेट डायरेक्टली हमारी मिस असासिन पर जाकर लग जाती है, उसको चोट लग जाती है, जिसको देखकर वो मिस असासिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और ब्लैक स्टार उसको शूट करने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ज्यादा सीक्रेट जानती हो और तुम इस तरीके से बचकर भागकर निकल जाओगी जब चाहो, तुम लगता है सपना देखने में लगी हुई हो। ये बात सुनने के बाद मिस असासिन उससे कहने लगती है तुम तो कितने ज्यादा रिस्केबल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन वो ब्लैक स्टार काफी सटिया चुका होता है और वो वापस से शूट करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें भाड़ में चले जाना चाहिए अब। लेकिन जो मिस असासिन होती है वो बिल्कुल भी मरने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने उस डैगर का इस्तेमाल करती है उससे बचने के लिए, लेकिन ब्लैक स्टार उस डैगर से बचने में कामयाब रहता है। और अगले ही पल मिस असासिन इस मौके
का फायदा उठाते हुए खिड़की से वहां से कूद जाती है। लेकिन ये देखने के बाद वो सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और ब्लैक स्टार अपने सभी के सभी साथियों को ऑर्डर देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और इस लौंडिया को यहाँ पर पकड़ कर लेकर जाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, चाहे जिंदा पकड़ के लाओ चाहे मरा हुआ, हमें इस बंदी को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। और अगला सीन हमें कहीं और का दिखाया जाता है। वहां पर हमारे एमसी का यह विला है, यहाँ पर वो रहता है। वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उससे कहने लगता है कि मैंने ये लान को ऑलरेडी कंपनी सौंप दी है और वो संभाल सकती है और फाइनली मैं यहाँ पर चैन की सांस ले सकता हूँ। लेकिन जब वह वहां से जा रहा होता है तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही मिस अंशासन होती है जो कि उसके घर पर आकर जाकर बैठ चुकी है और इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है और जिस कंडीशन में ये होती है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। और इसे देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये विल्ड लेडी मेरे घर में कहाँ से आ गई है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, तो इंजर्ड है बहुत। और तभी उसके घाव को ध्यान से देखता है तो पता चलता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, क्या मुझे इसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं इसके रजिस्ट्रेशन फी को दे सकूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि सिस्टम ने जो डिटेक्ट किया है कि इस वक्त सिस्टम की जरूरत है हमारे होस्ट को, क्या तुम वाकई में प्रॉप्स को चेक करना चाहोगे, यूज करना चाहोगे? अगर तुम खरीदना चाहोगे तुम रिजुविनेशन क्रीम एक्सचेंज कर सकते हो और इसके बदले में तुम्हें 5 इंटीमेसी पॉइंट देने होंगे। और इस पिल की प्राइस देखने के बाद हमारा एमसी काफी तक घबरा जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, अगर मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा। मैं भी इन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए सोचने में लगा हुआ था, लेकिन अब मैं क्या करूं, और अपने सामने इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकता ना। खैर भूल जाओ, ये बेटर लगा कि मैं किसी की जिंदगी बचा दूं। वैसे भी मुझे सिर्फ कुछ ही दिन तो मिलेंगे जिंदगी जीने के, पॉइंट्स तो मैं दोबारा कमा लूंगा, लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली गई तो वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। और तभी वो अपनी पिल को बाय कर लेता है और कह रहा होता है कि हे, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा रहना होगा और जितना समय तक तुम जहाँ पर रहना चाहो यहाँ पर रह सकती हो। मुझे माफ कर देना मिस, लेकिन जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तभी उसके हाथों में वह पिल आ जाती है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये पिल अचानक से कहीं से भी अपेयर होने में लगी हुई है। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और जहाँ पर वो बुलेट लगी हुई होती है सबसे पहले तो वो पिल को उस जगह पर रख देता है और वो पिल वहीं पर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि उसका हीलिंग इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है और जहाँ पर उसे चोट लगी होती है वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और तभी उस अंशासन को वहां पर होश आ जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने हमारे एमसी जियालुन को पाती है, जिसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है, कोई शक वाली बात नहीं है कि ये पिल बहुत ज्यादा मैजिकल है। जहाँ तक कि इस पिल ने तो एक स्कार भी नहीं छोड़ा है, एक घाव का निशान भी नहीं छोड़ा जहाँ पर तुम्हें चोट लगी थी। तभी वे अंशासन उस जगह को ढकती है और उससे कहने लगती है, क्या तुमने देख लिया, मन भर गया होगा अब तो तुम्हारा। और जैसे ही हमारे एमसी ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, ओह तुम जिंदा हो, आई मीन तुम होश में आ चुका है तुम्हें। और वह घबराने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं इंटेंशनली तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें जानबूझकर घुरने में नहीं लगा हुआ था, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा था। तभी वह अंशासन उससे कहने लगती है, क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हो, क्योंकि जो अंशासन है वो ऑलरेडी इससे मिल चुकी है और ऑलमोस्ट इसे धमकाया था, वो भी बंदूक की नोक पर। हमारे एमसी ने इसे अभी तक पहचाना नहीं है और वो उससे कहने लगता है, क्या हम लोग इससे पहले मिल चुके हैं। और तभी वे अंशासन अपने चेहरे पर देखती है तो वो कहने लगती है मन में सोचते हुए, ओह लगता है कि उस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ था, इस वक्त मेरा मास्क निकल चुका है मेरे मुंह से, शायद इसलिए इस बंदे ने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। और वो उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है और पूछने लगती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये मेरा घर है, वैसे तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरे घर पर अचानक से कैसे आ गई और इतनी ज्यादा बुरी तरीके से तुम्हें चोट कब और कैसे लगी। तभी वो लड़की खड़ी होती है और वो डायरेक्टली जाकर एक रूम को बंद करने वाला जो लगी होता है ना स्लिप, उसको हटा देती है और उससे कहने लगते हैं कि आज से और अभी से मैं इस जगह पर रहूंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, मैंने अच्छी इच्छा से तुम्हारी मदद की थी और तुम इस तरीके से रिएक्ट करने में लगी हुई हो और तुम दूसरे की प्रॉपर्टी में इस तरीके से घुसोगी तो ये बहुत ज्यादा इलीगल बात है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी वो अंशासन वह लड़की उसके मुंह पर कुछ पैसे फेंक कर मारती है और उससे कहने लगती है कि तुम इन पैसों को रेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और पैसे देखने के बाद हमारा एमसी तो भाई साहब कतई जूते चाटने वाला बंदे बन गया, ऐसा लग रहा हो इसको देखकर। और वो तुरंत मान जाता है और उससे कहने लगता है अपनी पूंछ हिलाते हुए कि तुम जितना ज्यादा समय तक रहना चाहती हो यहाँ पर तुम रह सकती हो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटीफुल वाली बात हो जाएगी अगर मैंने इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस यंग मास्टर होने के बाद भी इस क्वीन फैमिली का मुझे थोड़े थोड़े चावल के थोड़े थोड़े एक एक दाने के लिए भी
तरसना पड़ रहा है और मैं इस लड़की को कुछ भी होकर जहाँ से जाने नहीं दे सकता। आखिरकार ये मुझे पैसे जो प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन पैसा आना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस वाली बात है और पैसे गिनने लगता है और काफी ज्यादा खुश होता है। एप्पल खाते हुए सोचते हुए कह रहा होता है कि अब जबकि मेरी रेंट की जो प्रॉब्लम है, पैसों की जो प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे खाने के लिए इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और सबसे ज्यादा अर्जेंट जो चीज है, सबसे पहले तो मुझे अपनी लाइफ स्पॉन को और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ स्पॉन को बढ़ाने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। उनमें से एक है कि मैं गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं जो कि मुझे इमीडिएट बूस्ट देती है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास जितने भी इंटीमेसी पॉइंट है उन्हें मैं एक्सचेंज कर लूं जो कि मुझे गॉडेस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलते हैं। और वो अपनी लिस्ट को देखने लगता है कि आखिरकार उसके पास कितनी ज्यादा गॉडेसेस हैं। अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉडेस है, वो है येलान, जिसके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी येलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो मुझे इस लड़की के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नजदीक जाना होगा, क्लोज बनना होगा। और तभी कॉल करते हुए वो उससे पूछने लगता है कि मिस ये, क्या तुम बिल्कुल फ्री हो इस समय पर? मैं तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए ले जाना चाहता था, इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन मिस ये तुरंत मना कर दी थी डायरेक्टली उसके मुंह पर। ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी उसकी नजर दूसरी लिस्ट पर जाती है जहाँ पर उसने अभी तक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। उसकी जो दूसरी गॉडेस है उसका नाम मेई आन है, जो कि एक बॉडीगार्ड है, और अगर इसको जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसके बदले में उसे एक डिवाइन फिस्ट टेक्निक और प्रिसीजन मिलेगी, जिससे कि तुम डायरेक्शन को नहीं खोगी। ये एक ऐसी टेक्निक है दूसरी वाली। और उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं मेई यान को तो ऑलरेडी जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर का जो यूज यान है वह कहाँ पर है। और ये एक अनसासिन है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और बहुत ज्यादा डरावनी चीज है। भाई इसको ये बात पता ही नहीं है कि जो यूज यान है वो ऑलरेडी इसके घर ही में रहती है। और अब समय आ चुका है कि अब मैं इस मेई आन को चुनूं अपना नेक्स्ट टारगेट। और नेक्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी अनसासिन को गालियां पड़ रही होती हैं और कोई उनसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी का यहाँ पर रहने का क्या फायदा, तुम तो एक बंदे को भी नहीं पकड़ पाए, और इतना ही नहीं बल्कि में जो आइटम था तुमने वो भी खो दिया है, तुम पूरी तरीके से यूजलेस हो। और तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि में ली हाउ है, और एक लड़की आती है और उसको शांत कराती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए ली हाउ। और तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि जो गोंग मान ली है और एक ये प्रेसिडेंट है, और आकर ली हाउ से कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपना मूड खराब करने की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद लिहा उससे कहने लगता है कि जो ये लान है वो ऑलरेडी उसने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो हम जो मूव करना चाहते थे वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, हम उस पर अब अटैक भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगना चाहता है कि मैं इतना ज्यादा अनऑक्सियस होने में लगा हुआ हूँ, तुम अभी भी मुझसे मना कर रही है कि मुझे शांत हो जाना चाहिए? और तभी वो प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बैठने के बाद उससे कहने लगती है ली शिवा तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। हमारा ये प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी के पैसे लेते हैं तो हम उसकी परेशानी को पूरी तरीके से सॉल्व कर ही मानते हैं, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे मैटर को खुद संभाल लूंगी। ये बात सुनने के बाद लिहा उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस मैटर को कैसे संभालोगी? तभी गोंग मान ली उससे कहने लगती है कि जो ये लान है उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज है, और उस बॉडीगार्ड को इस वक्त बहुत ज्यादा अर्जेंटली पैसों की बहुत जरूरत है उसके सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं उसको टारगेट करना है। ये बात सुनने के बाद लिहाओ भी एग्री हो जाता है, और अगले ही पल हमें हमारे एमसी और उस मेयान को दिखाया जाता है। मेयान उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है, तुम मुझे जल्दी से बताओ। हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और खुश होते हुए उससे क्या लगता है कि मिस मेई, मैं आपको इनवाइट करना चाहता था, अपने बॉडीगार्ड के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था आपसे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत हाँ कर देती है। हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है क्या वाकई में तुम तो तुरंत मान गई यार? तो ये मेईनान उससे कहने लगती है कि तुम्हें अगर वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं तो तुम मुझे 1 मिलियन देने होंगे तुम्हें। मैं तो 1 मिलियन में तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी। सीधे कहे तो ये अपने आप को बेच रही है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा मंदी छा रखी है और मैं पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हूँ, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इतने ज्यादा पैसों की जुगाड़ कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं तुमसे ये वादा कर सकता हूँ कि एक बार ये लान ने सारे के सारे पैसे कमा दिए तो मैं तुम्हें 1 मिलियन की जगह पर 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, 10 मिलियन। ये बात सुनने के बाद मेयान वहां से जाते हुए उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को ज्यादा दिल पर मत लो, लेकिन मुझे अपनी चीजें करनी होंगी और मुझे जहाँ से जाना होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मिस मेई, ये जो चीज है वो पैसे के लिए नहीं है बल्कि मैं हमारे नोबल आइडियल्स के लिए है। और वो उसका अपना हाथ उस मेयान के कंधे पर रख देता है, जिससे मेयान का वो प्रोटेक्शन वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे एमसी को उठाकर दूर फेंक देती है। और वो देखकर कहने लगता है कि अरे नहीं, ये सीन फिर से हो रहा है मेरे साथ। और वो सीधे जाकर झाड़ियों में जाकर गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये बात जानने के बाद। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिला था कॉन्ट्रैक्ट से और ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ है, लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है अब।
तभी 6 दिन बाद सीन दिखाया जाता है क्विलिन मैनर का। यहाँ पर वही हमारे एमसी का घर, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसके बाद बिल्कुल भी समय नहीं बचा होता उसकी लाइफ का, और वो काफी तक सरप्राइज घबराते हुए कह रहा होता है कि ये पूरी तरीके से होपलेस है मेरी जिंदगी आधी रात को खत्म हो जाएगी और मेरे पास इस बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो कि मुझे सूट करता है। और जब हमारा एमसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है तभी वहां पर एंट्री होती है येलान की, जो कि वहां पर आने के बाद कहने लगती है कि ये तुम्हारा विला तो वाकई में बहुत ज्यादा नाइस है और तुम्हारी जो पेंटिंग है जो कि इस दीवार पर लटकी हुई है वो भी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे जहाँ इस घर में जो भी मौजूद है वो 6 महीने बाद ऑक्शन कर दिया जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि येलान मेरी गॉडेस, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही चुकी हो। तभी येलान आने के बाद उसे अपना कार्ड दिखाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे जो तुम्हारे जो जितने भी कर्जे थे ना क्विलिन ग्रुप के, मैं उन्हें निपटाने में लगी हुई थी इस समय से, और आखिरकार तुम्हारी जो है वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है और ज्यादा से ज्यादा मैंने 800 मिलियन कमाने में रिकवर करने में कामयाब रही हूँ, और तो और 200 मिलियन मैंने जो कि इन्वेस्टमेंट करके मैंने 800 मिलियन कमा लिए हैं और 200 मिलियन इसमें ब्रिज फीस लग गई, यानी ब्रोकर फी कह सकते हो। और बताती है कि ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो समंदर में एक बाल्टी के बराबर है। अगर मेरे पास 1 बिलियन होता ना तो शायद मैं पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देती। भाई कितनी ज्यादा टैलेंटेड है यार, हम इतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इतना पैसा, भाई कोई सपोर्ट ही नहीं है। ये देखने के बाद हमारा एमसी उस येलान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि मिस येलान, जैसा कि आप जानती हो मुझे इस वक्त पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो वो तुम्हारी। ये बात सुनने के बाद येलान का चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और उससे क्या लगता है कि ये सिचुएशन है वो कुछ थोड़ी ज्यादा फास्ट नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि इसके दिल में कुछ न कुछ तो होने में लगा हुआ है। इसे लगता है कि हमारा एमसी उससे उस बारे में बात कर रहा है, कन्फेशन वगैरह में। अब पूरा भविष्य सोच लिया इस लौंडिया ने, और वो भी यही कहने लगती है कि सच सच बताऊं मैं तुम्हें भी मैं देखना चाहती थी। ओहो, टमाटर लाल चेहरा पड़ चुका है पूरा उसका। दूसरी तरफ इतना कहने से उसको इंटीमेसी पॉइंट मिल जाते हैं, वो भी 10, जिससे कि इसे 10 दिन की जिंदगी मिल सकती है। और हमारा एमसी इस बात को जानने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मुझे और ज्यादा 10 दिन की जिंदगी मिल चुकी है। और जब इन दोनों के बीच में इलू चल ही रहा होता है तभी वहां पर वो अंसासिन आ जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती कि जियाउलिन, तुम्हारा जो डिनर है वो ऑलरेडी रेडी है। और भाई साहब ये कतई बवाल वाला ड्रेस पहनकर आई हुई होती है, और जैसे ही यहाँ पर आती है तो हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, शिट, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मेरे घर में एक और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल टेनेंट रह रही है, यानी कि किराएदार रहने में लगी हुई है। और जैसे ही ये लान उसको देखती है तो उसके सारे के सारे इंटीमेसी पॉइंट -10 में चले जाते हैं और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमें पता चलता है कि ये लान बहुत ज्यादा जेलस महसूस करने में लगी हुई है इस मूवमेंट पर। और जब इस तरीके से व्यवहार करते हुए हमारा एमसी उसे देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए उससे कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मेरी बात तो मानो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मेरे सारे के सारे जितने भी इंटीमेसी पॉइंट बचे हुए थे सारे के सारे गायब हो चुके हैं नेगेटिव इफेक्ट के साथ, और मुझे तो मौका भी नहीं मिल पाया था उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ स्पैन में बदलने के लिए। तभी अचानक से उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद येलान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है, ओ शिट, बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है। जिसको सुनने के देखने के बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। तभी उसके मोबाइल में हमें दिखाया जाता है कि कोई मैसेज भेज रहा होता है कि ये मेयान है और इसका जो एड्रेस है वो वेस्ट अरीना बॉक्सिंग जिम पे है। जिसको देखने के बाद येलान उससे कहने लगती है कि मैं इस ग्रुप में इस क्लब में ऑलरेडी जा चुकी हूँ और ये क्लब ली हाउस वन का है जो कि एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो मेयान है वो यहाँ पर क्यों गई है फाइट करने के लिए। लगता है कि वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए गई थी क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो हमारी मेयान है उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके जो डायरेक्शन का सेंस है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिससे कि इसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद येलान उससे कहने लगती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस बात तो तुम्हें ही पता होगा कि जो इस तरीके से फाइट करना, इलीगल मैचेस करना लॉ के खिलाफ है। अगर हमने रिपोर्ट कर दिया तो इससे मेयान को भी इफेक्ट पड़ेगा और पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे भी उस ली हाउस वन के पास जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी बिल्कुल भी रुकता नहीं है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की ट्रिक अपनाना चाहता है। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था तुम्हें हासिल करना और मैं तुम्हें इतनी ज्यादा आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद वो जो येलान होती है वो भी एग्री हो जाती है और दोनों वहां से चल पड़ते हैं। और तभी जो अंसासिन होती है वो उसको देखते हुए जाते हुए तो मुझसे कहने लगती है देख सिचुएशन को देखने के बाद, ये वाकई में अपनी जिंदगी को, अपने दिनों को पीसफुली जाने की शांति भर से गुजारना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है। तब देखो तब एक नई परेशानी आ जाती है। तभी नेक्स्ट सीन हमें बास्ट क्लब का दिखाया जाता है जहां पर मेयान एक बॉक्सर से फाइट कर रही होती है और तभी वो एक
पिक किक मारने की कोशिश करती है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये मूव तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही वो किक करती है तो उसका डायरेक्शन का सेंस होता है वो इतना ज्यादा खराब होता है कि उस बॉक्सर को उसकी किक लगती ही नहीं। इसको देखने के बाद बॉक्सर उससे कहने लगता है कि तुमने वापस से इसको मिस कर दिया है, तुम तो वाकई में एक नंबर की नूब हो। और इस मौके का फायदा उठाते हैं वो मेयान को एक जोरदार पंच मारता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में ब्लाइंड मॉन्क की फीमेल वर्जन हो या फिर कुछ ऐसा ही। और मेयान जमीन पर जाकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। और जैसे ही मेयान उस बॉक्सिंग रिंग में नीचे गिरती है तो वहां पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लान और हमारा एमसी वहां पर पहुंच चुका है, जिसको देखने के बाद वो दोनों के दोनों घबरा जाते हैं कि जो कंडीशन इसकी हो रखी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। और मेयान भी उसको देखने के बाद उससे पूछने लगती है रेंगते उनके पास आने के बाद कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेयान आखिरकार मैं तुमसे चाहता हूँ प्लीज प्लीज मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम एग्री हो जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाओ, जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये बात सुनने के बाद मेयान उससे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से पीट दिया जा चुका है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ और तुम्हें भी अभी अपने बॉडीगार्ड की पड़ी हुई है, तुम अभी भी मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज्यादा यूजलेस हूँ। लेकिन हमारे एमसी के पास ज्यादा समय नहीं बचता और वो डायरेक्टली उसके हाथों से उसका बॉक्सिंग क्लब उठाता है और डायरेक्टली उसका थप्पा लगवा लेता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर और उससे कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, अब जबकि तुम्हारी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाती हो और जल्दी से मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती हो। और एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस मैच को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। और जैसे ही उसका थप्पा उस कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाता है तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस बॉडीगार्ड मेयान के साथ वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है और इसके बदले में तुम्हें 7 दिन की लाइफ स्टोन मिल चुकी है और रिवॉर्ड के तौर पर डिवाइन फिस्ट मार्शल आर्ट्स कार्ड भी मिल चुका है, डिवाइन प्रिसीजन इक्विपमेंट कार्ड भी मिल चुका है। और तभी मेयान हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मेरी मदद किस तरीके से करना चाहते हो। तभी वो अपना उस तालिस्मान को निकाल कर मेयान के माथे पर रख देता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तालिस्मान है इसे किसी हर्मिट की तरह काम करने वाला है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट प्लान है। और उसको लगाने के बाद कहने लगता है कि लो सारा का सारा काम सक्सेस हो चुका है। तभी अचानक से वो बॉक्सर जैसे ही मेयान पर अटैक करने वाला होता है तो मेयान को कुछ महसूस होता है और तुरंत उसे पता चल जाता है कि वो बॉक्सर उस पर अटैक कर देता है और वो तुरंत उसे डॉज करने में कामयाब रहती है। इसको देखकर वो बॉक्सर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम वाकई में से डॉज कर सकती हो। और तभी मेयान को दिखाया जाता है जो कि मेयान एक जोरदार किक मारती है उस बॉक्सर के और उस बॉक्सर की ऐसी तैसी हो जाती है। और सभी लोग जब इसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जो ब्लाइंड मॉन्क है उसने वाकई में इसको हिट कर दिया है, लेकिन कैसे, और एक ही हिट में वो बॉक्सर वहां पर हारा जा चुका है। और जब मेयान को पता चलता है कि अब ये इसकी आंखें हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और डायरेक्शन इसको खोने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो पता चलता है कि इसकी जो बीमारी थी डायरेक्शन को खोने की वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और इसको जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो डायरेक्टली जाकर हमारे एमसी से चिपक जाती है और गले चिपकते हुए कहने लगती है कि जियाउलिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और इसके बदले में उसे 10 एंटीमेसी पॉइंट में मिल जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि फाइनली आज का जो डेथ गेट था उसे मैंने पास कर लिया है और अब मैं मरने नहीं वाला। अगर मैं इन 10 पॉइंट्स को एक्सचेंज कर लेता हूँ अपनी लाइफ स्पॉन के लिए तो मेरे पास टोटल 17 दिन की लाइफ बचेगी। लगता है कि मुझे इन 2 गॉडेस के और तो नजदीक जाना होगा फ्यूचर में। तभी दूसरी तरफ हमें हमारी येलान को दिखाया जाता है जो कि एमसी के पास आने के बाद उससे कहने लगती है मेयान जरा देखो, मैंने तुम्हारे मैच के ऊपर काफी ज्यादा पैसे लगाए थे और सारे के सारे पैसे लगाए मैंने और इसके जो ऑड्स है वो 8 टाइम्स है, तो तुम चाहे कुछ भी होकर तुम इस मैच को हारोगी नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे थे तुमने सारे के सारे लगा दिए और तुमने 10 बिलियन लगा दिए हैं। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खर्च करने वाली निकली हो। मैं तो एक मास्टर था फैमिली का, लेकिन मैंने आज तक इतने खर्च नहीं किए जितने तुम कर रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारी इस नाइट की पावर बहुत ज्यादा पसंद आई यार, तुम तो कूल निकली जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। तभी मेयान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अब से मैं जियाउलिन की बॉडीगार्ड हूँ और मुझे क्विलिन गुरु को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब जबकि मुझे बिल्कुल जमीन से लेकर आसमान की तरफ उठना है तो मुझे इस मैच को चाहे कुछ भी करके जीतना होगा। और तभी वहां पर उस हारे हुए बॉक्सर के पास एक और बंदा आने लगता है और लोग उसे देखकर कहने लगते हैं कि जरा देखो, जो फॉलन कंपटीटर है उसने उस रोप को पकड़ लिया है और रूल्स के मुताबिक वो अपने बैकअप को बुलाने में लगा हुआ है। और जब मेयान उसको देखती है तो उससे कहने लगती है कि 1 ए, अच्छा तो तुम हो बैकअप, जाकर आओ तुम मुझसे फाइट कर, अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो 1-on-1 फाइट करके दिखाओ। और तभी वो बंदा हमारी उस मेयान के आगे आ जाता है। मेयान उसको देखने के बाद घबरा जाती है और सभी के सभी लोग उसे देखकर कहने लगते हैं इन दोनों की जोड़ी को, अब यहाँ पर हमारा अल्टीमेट फाइटर जिसे 98 मैचेस में हराया नहीं गया है, बॉम्बर, इससे फाइट करने वाला है, वो भी एक नेमलेस चैलेंजर को। और भाई मेयान की तो करने फट गई होती है भाई, उसका साइज देखो और मेयान का साइज देखो, साला चीटी सामान लग रही होती है। और दूसरे लोगों से देखने के बाद खुश होते हुए चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि इसकी किस्मत तो खराब है भाई, बहुत ही ज्यादा। इसको लगता है कि अब ये मरने वाली है और सिर्फ ये मरेगी नहीं बल्कि में इसकी जो मौत है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। और जब ये ऐलान उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगती है अपने आप से कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस थी, लगता है कि आज मैं सारे के सारे पैसे खोने वाली हूँ।
तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी बीच में आता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी यहाँ पर सिचुएशन खराब होगी तो मैं कूद पड़ूंगा सिचुएशन को संभालने के लिए। तभी मेइलान उस बॉम्बर पर अटैक करते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार हाइट का क्या मैटर फर्क पड़ता है। मैटर तो इस बात से पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा टफ हो, तुम मेरे पंच को झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। लेकिन जैसे ही मेइलान उसको पंच मारती है तो उस बॉक्सर को कुछ भी नहीं होता और वो बॉक्सर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और इतना ही नहीं, गर्दन पकड़ने के बाद सीधे उस स्टेज के जमीन पर दे मारता है और कहने लगता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने में लगी हुई हो, तुम मुझे हराने में नाकामयाब रहोगी। और जो बॉम्बर बॉक्सर होता है वो मेइलान की गर्दन पकड़कर घसीटना चालू कर देता है, जैसे ही कोई पोंछा वगैरह लगाने में लगा हुआ सफाई कर रहा हो जमीन की, और कह रहा होता है कि तुम्हें तो इस जमीन की सफाई करनी चाहिए, वो भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर। इस फाइट को इस तरह से देखने के बाद पीछे से कोई कमेंट्री करते हुए उससे कहने लगता है कि ये वाकई में ग्राउंड रबिंग रिपीटेडली करने में लगा हुआ है, इन पूरी पूरी जमीन को साफ कर रहा है। और मेइलान की इतनी ज्यादा गंदी हालत होने के कारण वो समझ चुकी है कि अब उससे जीत नहीं सकती और वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि लिटिल सिस्टर, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी उस मेडिकल एक्सपेंसेस को और ज्यादा भरने में, मैंने वाकई में अपना बेस्ट दिया था तुम्हारी सिस्टर ने। ये बात सुनने के बाद ली हाओ वहां पर आता है और काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि जियालुन, तुम्हें पता चला ना मुझे गुस्सा दिलाने का, मुझे अफॉइंट करने का कॉन्सिक्वेंसेस, उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे 10 बिलियन रुपीज को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम कभी भी अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बदल नहीं पाओगे, इस बात का ख्याल रखना। और इस तरीके से जब हमारे एमसीज को व्यवहार करते हुए देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा एरोगेंट किस बात पर हो रखे हो भाई, मेरे पास इस वक्त सिस्टम है और जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो मेरे हाथों में है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको हारने नहीं दूंगा। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है मेइलान से कि जल्दी से जाओ उस रोप को पकड़ लो। और मेइलान उसकी बात सुन लेती है और तुरंत उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे कि वो बॉम्बर उसके डॉज करने की कोशिश करता है और मेइलान को वहां से निकलने के लिए मौका मिल जाता है। और जब वो वहां से निकल जाती है तो वो बॉम्बर काफी देर देखने के बाद उसे सरप्राइज हो जाता है और जब वे अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक एरियल बॉम्ब है, अगर ये इस लड़की पर गिरा तो इसका तो राम राम सत्य हो जाएगा और ये लड़की यहीं पर मारी जाएगी। और मेइलान के अलावा बचने के अलावा कोई चांस नहीं बचता और वो उस रोप की तरफ बढ़ने लगती है और अंत में आकर उस रोप को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उस बॉम्बर का एरियल बॉम्ब वहां पर गिर चुका होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ हमें पता चलता है कि हमारी उस मेइलान को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो बॉम्बर एकदम से पीछे जाकर गिरता है, जिससे कि देखने के बाद वो और भी तो सरप्राइज हो जाता है और बॉम्बर इधर उधर देखने लगता है और पता लगाने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे पीछे धकेलने की। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि मेइलान को पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि इसने ऑलरेडी रोप को पकड़ लिया है, अब मेरी बारी है यहाँ पर इस स्कैन में एंटर होने की, अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और मेइलान को बाहों में उठाकर उस स्टेज से बाहर रख देता है। तभी येलान उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ अपनी इस कंपनी के स्टार्टअप कैपिटल को वापस हासिल करने के लिए। और तभी वहां पर घंटी बजती है और मैच वापस से स्टार्ट होता है। बॉम्बर कूद पड़ता है हमारे एमसी पर, लेकिन हमारा एमसी की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो एमसी बिल्कुल भी उसे टच नहीं कर पा रहा होता है और सभी लोग उसको देखकर कहने लगते हैं कि इसमें वाकई में बॉम्बर के अटैक को डॉज करने में ये कामयाब रहा। तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करते उससे कहने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ से बच नहीं सकता बल्कि मैं तुम्हें वापस से हिट भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी उस बॉम्बर को हिट करता है तो भाई ऐसा पता चलता है जैसे कि बस हवा का झोंका हो, क्योंकि इसका एक भी अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इसके अटैक में बिल्कुल भी पावर नहीं होती। इसको देखकर वो कहने लगता है कि यह बंदा कोई ह्यूमन भी हैगा क्या, इसकी जो मसल्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है, किसी स्टील की तरह, यहाँ तक कि मेरा जो पंच है उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं स्टील प्लेट को पंच कर रहा हूँ। तभी वो बॉम्बर काउंटर अटैक करता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। तो लोग कहने लगते हैं कि इस बंदे की स्पीड ज्यादा होने के कारण जो बॉम्बर है वो धीरे धीरे करके थकना चालू हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि बॉम्बर ज्यादा देर तक टिक पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन जब बॉम्बर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, बॉम्बर को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से भागने की कोशिश मत करो और तुम अगर मुझे वाकई में एक असली मर्द हो तो तुम मुझसे आकर फाइट करो और मेरे इस पंच को झेल कर दिखाओ। तभी वहां पर घंटी बजती है और ली जाओ घंटी बजाने के बाद चिल्लाते हुए से कहने लगता है कि तुम इस मैच में अब वापस से इस तरीके से भागना बिल्कुल भी बंद कर दो, अगर तुम इस तरीके से भागते रहो तो तुम्हें यहाँ से ऑटोमेटिक तुम्हारी हार मानी जाएगी, तुम्हें फेस टू फेस फाइट करनी होगी इस बंदे के साथ, तभी तुम इस मैच को लीगल माना जाएगा। ये बात सुनने के बाद येलान काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी जियालुन के लिए, क्योंकि जियालुन सिर्फ और सिर्फ फास्ट है, इसके बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं है और इसे पता भी नहीं कि किस तरीके से फाइट किया जाता है। ये बात सुनने के बाद मेइलान को गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगती है कि ली हाजन, इस तरीके का कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता बुक में, तुम चीटिंग करने में लगे हुए हो और कुछ भी नहीं। तभी ली हाउस से कहने लगता है कि ये मेरा इलाका है और मेरा इलाका और मेरे रूल्स, मैं जब चाहे अपने रूल्स को बदल सकता हूँ, अगर तुम एग्री नहीं होते हो तो आकर सीधे मुझसे फाइट करो ना। ये बात सुनने के बाद येलान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो कहने लगती है तू बास्टर्ड कहीं के, तू यहाँ पर बस अपने मौज मार रहा है ऊपर से खड़े खड़े। लेकिन हमारा एमसी सारी की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसके रूल्स के हिसाब से खेल सकते हैं। ये बात सुनने के बाद
मिस मेयान और येलान दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शौक से भर जाते हैं और तभी पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जरा सावधान, पीछे वो तो बंदा तुम पर अटैक करने वाला है। और तभी दूसरे बॉम्बर को दिखाया जाता है कि बॉम्बर अपनी वही फाइनल मूव का इस्तेमाल करने लगता है, एरियल स्ट्राइक का, आई मीन एरियल बॉम्ब का। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं कि अब ये बंदा बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता, ये बंदा तो मारा गया। अब जबकि हमारे एमसी के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो उसके पास एक तालिस्मान बचा होता है डिवाइन फिस्ट का, आई मीन स्किल बची होती है डिवाइन फिस्ट की, वो उसे एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो डिवाइन फिस्ट को एक्टिवेट कर देता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो एक पंच मारता है बॉम्बर के, और बॉम्बर की ऐसी तेजी हो जाती है और वो सारी की सारी पावर लगा देता है इस एक पंच में। और उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से बॉम्बर दूर जाकर गिरने लगता है। और ये देखने के बाद ली हाव बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बॉम्बर की हालत तो खराब हो चुकी है और वो घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, ये बंदे ने सच में इस बॉम्बर को सिर्फ और सिर्फ एक पंच में दूर उठाकर फेंक दिया, अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी अगले ही पल हमें येलान को दिखाया जाता है जो कि एक गोल्डन कार्ड लेकर काफी खुश हो रही होती है और कह रही होती है, जियालुन तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, हमारा जो गोल्ड कॉइन्स है, आई मीन हमारा जो पैसा है ना, पैसा वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब हमारे पास 10 बिलियन की जगह पर 80 बिलियन हो चुके हैं, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी कंपनी को दोबारा से खड़े कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से येलान की नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखकर वो घबरा जाती है और वो सामने देखती है कि जो मेयान होती है वो हमारे एमसी यानी कि जियालुन से चिपकने में लगी हुई होती है और वो उस पर चढ़ बैठ जाती है और अपने गुब्बारों में उसके हाथों को फंसाने के बाद कह रही होती है कि जियालुन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। और हमारा एमसी भी उससे बहुत ज्यादा हंसी तरीके से बात करने में लगा हुआ होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो मेयान होती है वो डायरेक्टली हमारे एमसी को चुम्मा भी दे देती है, उधार नहीं देती है, बिल्कुल मतलब उधार का सवाल ही नहीं है ना, डायरेक्ट दे देती है, जिससे कि उसके इंटीमेसी पॉइंट 50 बढ़ जाते हैं और दोनों के चेहरे टमाटर लाल पड़ जाते हैं। और जब इस तरीके से किस करती है तो उसके किस के निशान उसके गाल पर रह जाते हैं, जिसको येलान जब देखती है तो भाई पूरी शॉक हो जाती है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। भाई इसने परिवार बसाने तक के सपने देख लिए थे और यहाँ पर ये किसी और लड़की यहाँ पर मजे उठा रही है, और कोई नहीं बल्कि मिसी की बॉडीगार्ड जिस पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और उसका गोल्डन कार्ड उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन तभी जैसे ही उसका हाथ से वो गोल्डन कार्ड छूटता है तो हमारा एमसी जाकर उसको पकड़ लेता है, उससे कहने लगता है, येलान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी येलान उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे काम के लिए बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन दिखाना चाहती थी। और तभी हमारा एमसी उन दोनों लड़कियों के कंधे पर अपना हाथ रखता है और खुशी खुशी कहने लगता है कि अब हमें वापस घर पर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी मिस मेयान तो वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और भाई जिंदगी में मजा आ गया उसको। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वाली बात तो ये है कि इतने ज्यादा इंटीमेसी होते हुए, इतना ज्यादा क्लोज होते हुए जब वो अपने बॉडीगार्ड को हमारे एमसी के साथ देखती है यानी कि जियालुन के साथ, तो येलान बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही है और उसका मुंह लटका हुआ होता है। और जब वह लोग दोनों के दोनों वहां से जा रहे होते हैं तभी कोई भी सामने आता है और उनसे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे क्लब से 80 बिलियन लेकर जा सकती हो, तो तुम इस बार में भूल जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को भी गुस्सा आने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो, तुम वाकई में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है तो या फिर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम हमें हमारे पैसे ले जाने से रोक सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो लिया अपने सभी बॉक्सर को उस पर छोड़ते हुए उससे कहने लगता है कि अगर भले ही तुम यहाँ पर फाइट कर सकते हो तो क्या तुम एक बंदे से फाइट कर सकते हो, 2 से फाइट कर सकते हो, क्या तुम मेरे 28 प्रोफेशनल बॉक्सर से फाइट कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद अपनी जो हमारा एमसी होता है वो डिवाइन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो। और वो अपनी उस डिवाइन फिश से सभी के सभी बॉक्सर्स की ऐसी तैसी मार देता है और एक एक मुक्के में सभी को नॉकआउट कर देता है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बाकी के बॉक्सर्स कहने लगते हैं ये तो इम्प्रेसिव वाली बात है। तभी ली हाउस को देखता है तो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, ये तो एक सेकंड जनरेशन का यूजलेस रिच बंदा हुआ करता था, तो आखिरकार अचानक से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स स्किल में कैसे बन गया यार, कैसे। तभी हमारा एमसी ली हाउ के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि ली हो जान, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी वाली बात होगी, हम थोड़ा सा रीजनेबल होकर बात करते हैं, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ और हमें यहाँ से जाने दो, वरना हम जबरदस्ती अपना रास्ता बनाएंगे और हमने अगर ऐसा किया तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ये बात सुनने के बाद लिहाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है, मैं अपने डैड को इस बारे में या फिर अपनी फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैंने 80 बिलियन खो दिए है, तुम इस तरीके से यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और हमारा एमसी उस पर पंच मारते हुए उससे कहने लगता है कि जो पैसे हैं वो हमने अपनी मेहनत से कमाए हुए हैं और मैं सारा का सारा पैसा यहाँ से लेकर जाऊंगा और अपनी इच्छा से जाऊंगा, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मुझे कैसे रोकते हो। तभी वो लिहाओ ब्लैक स्टार को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम और कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करने वाले हो। तभी ब्लैक स्टार की पूरी टीम वहां पर चारों तरफ से उसने घेर लेती है और उससे कहने लगती है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और वो गन लेकर उन पर पॉइंट करने लगते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इस वक्त लिहाओ इस मौका का फायदा उठाते हुए हमारे एमसी को धक्का देते हुए वहां से निकल पड़ता है।
और हमारा एमसी मेई आन और लियान जब इसको देखती है, ये लान जब इसको देखती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और हमारा एमसी जियालिन उससे कहने लगता है देखने के बाद, अरे नहीं, अब मैं इसे और भी ज्यादा डॉज नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। तभी ऊपर से हमें एक स्नाइपर दिखाई जाती है जो कि डायरेक्टली शूट होती है, तो डायरेक्टली उसकी जो बुलेट है वो उस ब्लैक स्टार के जाकर हैंड पर लगती है, जिससे कि उसकी गन छूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मेयान उससे कहने लगते हैं कि ब्लैक स्टार को किसने शूट कर दिया है। अब हमें लगता है कि कोई हमारी यहाँ पर मदद करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमें उस अंसासिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के घर पर रहने में लगी हुई है, और उसको शूट करने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगती है कि तुम ब्रैड, तुम इस चीज को मेरी पेमेंट की रीपेमेंट की तरफ देख सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी जो बचाई थी, मेरी लाइफ बचाने के बदले मैंने तुम्हारी लाइफ भी बचा ली है। लेकिन वो वहां से गायब हो जाती। जब हमारा एमसी से देखता है तो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो किसने शूट किया। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यही हमारा अच्छा मौका है, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा और काउंटर अटैक करना होगा उन लोगों पर। और हमारी जो मिस मेयान होती है भाई वैसी पावरफुल होती है, और वो एक एक पंच मार के सभी की सभी असैसिन को वहीं पर बेहोश कर गिराने लगती है। तभी हमारा एमसी उसकी गन छुड़ाता है और उससे कहने लगता है कि ये गन मैं तुमसे उधार लेना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। और हमारा एमसी उस गन से सभी के सभी असैसिन को शूट करना चालू कर देता है, जिससे सभी के कंधों पर चोट लगने लगती है। और जब मेयान उसको देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है, उससे पूछने लगती है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि तुम्हें गन यूज करना भी आता है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है, कम ऑन यार, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी जवानी के दिनों में मैं एक बहुत ज्यादा रिच यंग मास्टर हुआ करता था, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ ट्राई किया है, समझ रहे हो, सब कुछ ट्राई किया है। दूसरी तरफ जो ब्लैक स्टार होता है वो कह रहा होता है कि मेरी जान बख्श दो जियालिन, मेरी जान बख्श दो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन जियालिन में गुस्सा होते उससे क्या लगता है कि तुम बस एक नंबर के स्कम हो, तुम एक नंबर के कचड़े हो, तुमने मेरे ऊपर यानी कि हमारे पूरी की पूरी टीम के ऊपर मल्टीपल टाइम अटैक्स किया है, तो वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। तभी ब्लैक स्टार उससे कहने लगता है कि मेरे पास ऐसे सीक्रेट्स है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारी पूरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है उसकी बातें सुनने के लिए, और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। और तभी ब्लैक स्टार सारी पोल खोल देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ली ह्योजन का फादर ली जियांग ही है, और इसका जो एविडेंस है वो उस पेन ड्राइव में मौजूद है। जब ली हुआ ये बात सुनता है तो वो काफी तो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम डायरेक्टली मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुमने तो वाकई में एक नंबर के गद्दार निकले, गद्दार। और इसी गद्दारी के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर करना चाहता हूँ इस एपिसोड की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस 2000 से लाइक करवा दीजिए और 500 कमेंट जरूर कर देना आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए ऐसा कर दोगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि कहीं इसको किसने एक्सप्लेन तो नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सायोनारा साइनिंग आउट। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, सायोनारा।